क्लास 10th में है, 11th में है या 12th में है, किस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चंस पर फोकस करना है और किस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन पर फोकस करना है। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी में। एक पेज में सब कुछ होना चाहिए, प्लस PYQs आपको करने हैं। याद रखना, अगर आप पढ़ते पढ़ते आज भूल रहे हो तो एग्जाम में भी आप उसी पॉइंट को भूलोगे, तो उस पॉइंट को हाईलाइट करके मेंशन कर लीजिएगा। हाँ भाई, अबे फिजिक्स से डर लग रहा है क्या आप लोगों को? क्यों लग रहा है डर? क्योंकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन प्लानिंग नहीं है कि सर कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, न्यूमेरिकल और थ्योरी को किस तरह से बैलेंस करना है। उसी प्लानिंग को लेकर आज हम लोग आ गए हैं जेके बॉस वाला चैनल पर। और सुनो, क्लास 10th में है, 11th में है या 12th में है, सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। स्पेशली फिजिक्स की स्ट्रेटजी में लेकर आया हूं और सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चंस पर फोकस करना है और किस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन पर फोकस करना है, और किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, वो तो आपके आने ही हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास 10th के छोटे छोटे बच्चों के साथ में। क्लास 10th में भैया फिजिक्स के हैं मेरे पास 4 चैप्टर, 1 2 3 4। अब एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ सर, इसमें प्रॉब्लम्स आती है, इसमें सर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सर, इससे डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, ये मिथ बन जाता है ना जब इंसान के दिमाग में कि यार ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। पहली बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये मेरे से होगा और मैं इसको करूंगा, और ये कॉन्फिडेंस जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब तेरे अंदर डेवलप हो जाएगा। पहली बात सुन, लाइट वाला चैप्टर बता कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। क्या इसमें से एक डायग्राम बनाने वाला चित्र आता है? नहीं आता? बिल्कुल आता है। अरे रे डायग्राम पूछता है नहीं पूछता, जिसको बोलते इमेज फॉर्मेशन। तो अब तुझे क्या करना, एक सिंगल पेज निकालना है और उस पेज पर सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन बना ले। एक टेबल बना, उस पर सारी इमेज बना ले, कॉन्वेक्स लेंस से बना ले और कॉनकेव मिरर से बना ले। उनमें से एक क्वेश्चन तो तेरा पक्का हो गया। हाँ सर पक्का हो गया। उसके अलावा बाकी पूरा चैप्टर पढ़ता रहे छोटे क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में मुझे बता है क्या? कुछ भी नहीं है सर ह्यूमन आई में। तो ह्यूमन आई में केवल आपके पास आई है। हाँ सर आई है। आई आई के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आई में 2 तरह की बीमारियां हैं मेनली, तो कौन कौन सी? माइओपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एक ही आंसर है सभी के अंदर, उसको अच्छी तरीके से पढ़ ले, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी। क्या इसमें एक ओम्स लॉ है? हाँ सर ओम्स लॉ है। उसमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है? हाँ सर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। तो उसको पढ़ लेना तू अच्छे से। कैसे पढ़ना है सर? एक पेज निकाल, एक पेज में एक चैप्टर होना चाहिए। सर उस पेज में लिखना क्या क्या है? उस पेज में वो चीजें लिखेगा जो कंफर्म है। सर मैं ये कैसे पता चलाऊंगा? उसके लिए आपको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। हालांकि वीडियो अपने चैनल पर भी होगी, लेकिन बेटा आप मेहनत करना सीखो, आप लड़ना सीखो। आप ऐसा नहीं कि कहीं पर गए सर्च किया पता चल गया, नहीं, जब आप खुद उसको सर्च करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। सर्च कीजिए, पता चलाइए, पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपके एक सिंगल पेज पर होने चाहिए। उनमें से कौन से? जिन क्वेश्चंस में आप अटक जाते हो, पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हो। याद रखना, अगर आप पढ़ते पढ़ते आज भूल रहे हो तो एग्जाम में भी आप उसी पॉइंट को भूलोगे, तो उस पॉइंट को हाईलाइट करके मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब 3 चैप्टर तेरे पूरे हो जाएंगे तो चौथे चैप्टर को भी तुझे एक ही पेज में लिखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब आपके पास एक एक पेज में 4 चैप्टर हो गए तो अब आप मुझे बताओ एक बात, एग्जाम से पहले आप क्या करोगे? अच्छा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, क्या आपने अपने पेज में कमियां लिख ली? हाँ बेटा कमियां लिख ली। क्या कमियों का पता चल गया कि सर मैं यहां अटकता हूं? जब तू अपनी कमियों को बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, तो वो ही तेरी पॉजिटिवनेस बन जाएगी। समझ रहा है या नहीं समझ रहा? ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम किसी चीज को टाइम देते हैं। जब आप टाइम दोगे तो भैया वो चीज आपकी हो जाएगी। तो आपको अपना बनाने के लिए आपको उसको टाइम देना
पढ़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। अरे ओम्स क्या कह रहा है, ओम्स यूं कह रहा है, अच्छा ये ओम्स लो है, हाँ, इस तरीके से जब तू बातें करेगा तो चीजें तेरे जहन में आएंगी। रटे मत, रटने वाला सिस्टम नहीं रहना है। आगे बात समझ में? भैया कक्षा 10th के स्टूडेंट्स तो हो चुके हैं फ्री, अब आते हैं हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स के ऊपर। तैयार हो, बाज बैच वाले स्टूडेंट आ चुके हैं। शायद क्लास 11th में आपको पता ही होगा, 11th में भैया पेपर आ रहा है 100 मार्क्स का, थ्योरी आ रही है 70 की, और ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए। चलिए हम बात करते हैं थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाए। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मैं पहले चैप्टर डिवाइड करूंगा कि इजी चैप्टर कौन से हैं। इजी का मतलब जिनमें से नंबर लाना बहुत ही आसान है। नंबर 1, सबसे पहले बेटा आप टिक कर लीजिए पहले चैप्टर पर, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। इसमें कुछ भी नहीं जाने का, नोट्स जो मैंने पढ़वाए हैं उनको अच्छे से पढ़ ले, एक क्वेश्चन यहां से तेरे को नजर आ जाएगा। मैं कहता हूं ये इजी है। अच्छा सर इजी है क्या? हाँ बेटा इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला तू लेना काइनेमेटिक्स। इसमें देख 2 चैप्टर हैं तेरे पास, एक है 1D और दूसरा कौन सा है 2D। टोटल मिला के कितने मार्क्स? 9 मार्क्स। क्या मैं तुझे एक बड़ा क्वेश्चन बता दूं क्या? बता दो सर। अब सुन ले, या तो तू 1D वाले जो डेरिवेशंस हैं उनको मजबूती से कर ले। कौन कौन से हैं इसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तेरी मजबूती के साथ हो जानी चाहिए। 2 तरह से कर रखी हैं, ग्राफ से और कैलकुलस मेथड से। उसके बाद अगर तेरे पास टाइम बचता है तो भैया इसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन, ये आपका बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। बात समझ में आई नहीं आई? प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, यहां से डेरिवेशंस पक्का ही आता है। क्लियर है ये वाली बात? तो इसमें से पढ़ना आसान है। पिछले साल के पेपर देखें तो दोनों के अंदर मुझे चॉइस नजर आती है, यानी ऑप्शन पूछा गया कि भैया क्वेश्चन कैसे आएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करो, या और कहेगा आपसे, और में आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, जो भी वो आपसे कहे। तो वहां जहां हमारे पास चॉइस होती है वहां हम लोग सिलेबस को रिड्यूस कर देते हैं। एक एक चीज को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं और दूसरी को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आगे बात समझ में? तीसरे नंबर पर मैं कहूंगा तीसरा चैप्टर ही पढ़ना, कौन सा? लॉज ऑफ मोशन। ये भी बेटा बहुत इजी है। लॉज ऑफ मोशन कोई टफ चैप्टर नहीं है। 7 मार्क्स आपको यूं ही दे करके जाएगा। कितने मोशन? 3 मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जो कहानी बनेगी बड़े क्वेश्चंस की वो कौन से में से बन सकती है? सेकंड लॉ में से बन सकती है। कौन से लॉ में से? सेकंड लॉ में, क्योंकि पूरा चैप्टर सेकंड लॉ पर ही बेस्ड था, इसलिए सेकंड लॉ ही रियल मोशन था, रियल लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आ गया? उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, मैं कहता हूं ये भी इजी चैप्टर है। यहां तक तो आप सीक्वेंस के साथ चलिए बिना किसी टेंशन के। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चों को रोटेशनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो आई होप प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी बेटा कहीं ना कहीं तो लेख हो ही जाता है, कहीं बेसिक किसी का कमजोर है तो इसको, जो बच्चों को आता है वो तो इसको लेंगे। मैं इजी चैप्टर में बता रहा हूं, इजी चैप्टर में ग्रेविटेशन आता है। इजी चैप्टर में कौन सा चैप्टर आता है भैया? ग्रेविटेशन इजी आता है। इसमें 3 डेरिवेशन मेन, जी का वैल्यू, जी को ऊपर जाने पर, जी का नीचे आने पर वैल्यू, उसके अलावा एस्केप वेलोसिटी। ये कहानी खत्म। 6 नंबर का चैप्टर, एक बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो चुका फ्री। आई बात समझ में? इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब सुनो, ये है तो आसान बेटा, लेकिन इसमें 3 चैप्टर डाल दिए। कौन कौन से? सॉलिड्स, फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तीनों चैप्टर मिलके कितने मार्क्स के हैं? 9 मार्क्स के हैं। तो छोड़ना तो इसको भी नहीं है, करना तो इसको भी है। उससे पहले अगर आप करना चाहो तो थर्मोडायनेमिक्स एक बार ले सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स को भी अगर मैं कह दूं इजी है। केटीजी अकेला चैप्टर है, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और यहां भी 2 चैप्टर आते हैं जो बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं। ये दोनों भी, ऑसिलेशन और वेव्स में भी स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज लेकर के चल रहा हूं, जो बच्चों के रिव्यूज हमारे पास में आते हैं उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात? अब हमें पता क्या चला भैया, ये तो हो गए 4 चैप्टर खत्म। अब तू सोच के देख, अगर यहां कर लेता है तो तेरे बहुत सारे नंबर आ चुके हैं। पिंक कलर में अपन ने नंबर लिखे हैं, समझ गया? अब रोटेशनल मोशन कर लेना। रोटेशनल मोशन भी कितने मार्क्स की? 6 मार्क्स की। अगर मैं इसकी बात करूं तो सॉलिड्स में तो बेटा कोई बड़ी चीज है नहीं, सारी कैसी हैं? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डेफिनेशन, हुक्स लॉ, उसके बाद यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और वो चीजें हैं 3-4 बस खाली, वही तुम्हारे को करनी पड़ती हैं। हाँ,
फ्लूइड्स के अंदर जरूर आपके बड़ा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। फ्लूइड्स के अंदर ही 1 2 3 तीनों चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन किसमें बन सकता है? फ्लूइड्स के अंदर। जैसे बर्नौलीज थ्योरम हो गया, है ना, ज्यादातर तो वही इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज थ्योरम। ऐसी वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसी उसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, सारी थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बड़ी चीज कुछ भी इसके अंदर कोई खास ऐसी है नहीं, बट छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैंने बताया इजी और टफ चैप्टर कौन से हैं। केटीजी भी बेटा आसान चैप्टर है, बट बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कई बार। मैं कहता हूं एक फॉर्मूला याद रख, उसी से पूरा कंप्लीट कर दे। ऑसिलेशन और वेव्स ये लास्ट चैप्टर होगा। इस तरीके से आपका सिलेबस खत्म होगा। जो क्लास 10th के बच्चों के लिए कहा वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया जब आप रिवाइज कर रहे हो चैप्टर्स को, तो हर एक चैप्टर को एक सिंगल पेज पर जरूर लिखिएगा। हर चैप्टर। सर सिंगल पेज पर कैसे आएगा? आ सकता है, लिखते हैं बच्चे। जो लिखते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। अगर सोच तुझे इतिहास रचना है, क्या तुझे नॉर्मल स्टूडेंट्स में आना है? क्या नहीं आना। मैं तुझे अच्छे स्टूडेंट्स में देखता हूं, मैं तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, मैं तुझे अच्छे नंबर लाना देखना चाहता हूं, मैं तुझे मेहनत करते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तू अच्छा कर भाई, अच्छा कर, है ना। चाहे तो यानी एक ऐसा नहीं है कि यार मैं एक टीचर की तरह जो तुझे बता रहा हूं, मैं ये सजेशन तुझे इसलिए दे रहा हूं कि एक बड़ा भाई या एक अच्छा दोस्त तू मुझे मान सकता है, तब ये सारी चीजें मैं तुझे बता रहा हूं। क्या मैं नहीं चाहता यार कि मतलब आपका ग्राफ डाउन जाए, फिर मुझे थोड़ी सी दुख हो कि यार ये अपने से पढ़ा हुआ, मतलब दैट मीन्स नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें यार। समझ रहे हो ना? इसलिए बेटा आप कर सकते हो। खाली करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। पेन उठा, कॉपी रख, रगड़ना चालू कर। जितना रगड़ेगा उतना सीखेगा। बाकी और भी जितनी चीजें आसपास चल रही हैं, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसमें मजबूती के साथ में पढ़ाई चालू कर दे, मजबूती के साथ में। टफ नहीं है चीजें, चीजें टफ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर रोज बोलेगा तू कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। दीवार पे लिख अपना टारगेट, पेज पे लिख अपना टारगेट, फोन पे स्क्रीन पर लगा कि भाई मेरे को 95% बनाने हैं, या मुझे 99% बनाने हैं, या मुझे 100% बनाने हैं। जब तक लिखेगा नहीं तब तक अचीव नहीं करेगा। तुझे तेरा ड्रीम तेरे सामने नजर आना चाहिए कि ये मैंने खुद से वादा किया, क्या मैं इसके लिए वर्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और तू कर सकता है। 11th क्लास मैं कहता हूं 10th और 12th दोनों से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 11th क्लास है। उसके पीछे रीजन है ना बेटा, 11th में बच्चा डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, भटक जाता है वो रास्ते से, और 11th वीक रह जाती है, तो 12th में मजा नहीं आता उसको। फिर 12th में वो चीजें रटता है, फिर ड्रॉप लेता है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर आपको सारी कहानी पता ही है। इसलिए बेटा 11th को सुधारने का हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए इसको सुधार लो। और सुधारो ही मत, इसको मैं कहता हूं मजबूत कर लो। ठीक है ना? बाकी तो मिलते रहेंगे क्लास के अंदर। आ जाइए, चलते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा एकदम लास्ट में कि पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। पहले लेते हैं क्लास 12th के बच्चों को। आ जाओ भैया। क्लास 12th कैसा लगा? मजा आया नहीं आया? एक बार में तुम्हारा तो सुलटा दिया भैया, अपन ने काम खत्म कर दिया। अब क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आ चुका है काम कि साहब कैसे। सुन, इलेक्ट्रोस्टैट कितने मार्क्स की? 9 मार्क्स की। इसमें कितने चैप्टर? 2 चैप्टर, जिसमें से गाउस लॉ वाले डेरिवेशन तो बेटा कर ही है। समझ रहा है? कौन से डेरिवेशंस कर ले? गाउस लॉ वाले 3 डेरिवेशन है, तीनों कर ले। गाउस लॉ का टाइम बच जाता है तो डाइपोल वाले डेरिवेशंस कर ले। कौन से करेगा बेटा? डाइपोल वाले डेरिवेशंस करेगा। आगे बात समझ में? उसके बाद में ऐसा सोचता हूं कैपेसिटर वाले चॉइस में आने चाहिए। वही वाला सीन, पहला चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेना, दूसरे चैप्टर के डेरिवेशंस भी आने चाहिए, लेकिन उनको तू बाद में कर सकता है। लाइक इस कैपेसिटर में पढ़ ले, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। ये चॉइस में आएगा जहां तक मैं समझता हूं। तो गाउस लॉ तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गाउस लॉ तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेला ही कितने नंबर का है? 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स ये अकेला चैप्टर देके जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवल एक तो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और बेटा इसमें करंट का जो रिलेशन निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले जो रिलेशंस निकाले थे सभी के साथ में, आई बराबर वीना, क्यू बराबर नीला, याद आ रहा है कुछ? वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा जो छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने बताई वो सारी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 9 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट जिस सीक्वेंस में हमने इसको पढ़ा कि पहले तो बायो सावर्ट लॉ पढ़ लो। बायो सावर्ट लॉ जो है उसमें 2 डेरिवेशन है, मैं तो कहता हूं एक ही डेरिवेशन है बायो सावर्ट लॉ में। कितना है? एक ही है। कौन सा वाला? ये वाला सर्कुलर कोयल वाला, एक ही तो है। बायो सावर्ट लॉ खत्म। फिर एम्पियर लॉ पर आओ। एम्पियर लॉ क्या एक ही तरीके से लगता है? चार्ज के लिए, सिंगल वायर के लिए, डबल वायर के लिए, लूप के लिए और सोलेनोइड के लिए। अगर सारी चीजें हो गई तो दिक्कत नहीं आएगी। अब सर ये चीजें हम भूल जाते हैं, बेटा भूलना भी चाहिए, सारी चीजें याद रहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पर नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए तो क्या करेगा, उसको एक सिंगल पेज में लिख लेगा। क्या करेगा? एक सिंगल पेज में लिख लेगा। लिखेगा नहीं लिखेगा? बोल, लिख। चालू कर दे यार, मेरी बात सुन। तू है ना इधर उधर देख, मैं पता है तू क्या करता है, तू है ना इधर उधर भागता है। स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाए, कोई अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, कोई पेपर लीक कर दे, ऐसा मत कर यार। अब टाइम नहीं है अपने पास, समझ बात को तू। अब टाइम है नहीं। अब तू उठा, आज से काम पे लग जा। पहले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना आज से ही, दूसरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना आज से, तीसरे का बना, चौथे का बना, पांचवे का बना, छठे का बना। इस तरीके से तेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। लास्ट में जब बच्चे सारे स्ट्रेस रहते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट के दिनों में तू रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि तेरे को सब कुछ आता होगा। समझ गया? इसके बाद बात करते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों चैप्टर मिलके बेटा कितने मार्क्स के हैं? 9 मार्क्स के। कुछ बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता होगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया तो इसमें नंबर कटने की पॉसिबिलिटी हो जाती है 0। इसमें आपके मार्क्स नहीं कट सकते। है ही क्या बता इसमें? एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, पॉइंट फर्स्ट खत्म। पॉइंट नंबर सेकंड पर क्या आता है बता? फेजर डायग्राम, L का, C का और R का, फिर तीनों को मिला दिया LCR, फिर रेजोनेंस। ये ले कहानी खत्म। लास्ट में ट्रांसफॉर्मर। इजी, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, एक पेज में आसानी से आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे आसान चैप्टर अगर मैं कहूं तो वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके लिए खाली तू PYQs भी पढ़ लेगा तो काम बन जाएगा। खाली PYQs कर ले बस, खाली 3-4 साल की PYQs कर ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कोई बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। डेरिवेशंस बड़े बड़े नहीं आते, है ही नहीं, इसमें आएंगे कहां से? समझ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ना मत। ये ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं कि यार ये कैसे करूंगा, 3 नंबर का ही तो है, इसको छोड़ देता हूं। मत छोड़ना यार, एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा, खाली देखना है, तेरे को अपने आप याद होगा वो। समझ गया? इसके बाद आती है बेटा हमारे पास ऑप्टिक्स। बेटा ऑप्टिक्स में 2 हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। क्या वापस से मुझे चॉइस मिलेगी? हाँ सर चॉइस तो मिलेगी। सर डेरिवेशन तो बहुत सारे हैं इसमें। अब तू पहले तो रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन उल्टा दे। इसमें भी अगर तू चाहे कुछ देख लूं तो माइक्रोस्कोप और वो देख ले, लेंस मेकर फॉर्मूला और माइक्रोस्कोप, इस तरह के डेरिवेशंस देख सकता है। उसके बाद अगर मैं तुझसे बात करता हूं, उसके बाद जो बात होगी हमारी वो किसकी होगी? वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा? YDAC आ जाएगा, है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन दोनों के अंदर चॉइस आएगी, तो यहां आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो कि कहां पर बैलेंस कैसे करना है। तीसरी बात करूं, डुअल नेचर, बहुत इजी चैप्टर, इजी, इसमें नंबर कटेंगे ही नहीं। डुअल नेचर में नंबर नहीं कटने चाहिए। 4 मार्क्स का है, लेकिन सारे के सारे नंबर दे करके जाएगा। एटम और न्यूक्लियाई, इजी। मैं कहता हूं ये 3 चैप्टर हैं, 1 2 3, तीनों चैप्टर को पढ़ने में मुझे लगता है तुम 3 घंटे में 12 नंबर इजीली कवर कर सकते हो। 3 घंटे देने पड़ेंगे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी एक बार पढ़ लिया होगा, दूसरी बार जो पढ़ेगा 4 8 12 नंबर यूं ही आ जाएंगे। और ये लास्ट वाला चैप्टर सबसे इजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपसे पूछ लेता है, पता है क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, या पूछ लेता है आपसे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हाफ वेव, फुल वेव। ये ले बड़ा क्वेश्चन तेरे पास तैयार है। बोल दिक्कत कहां आ रही है इसमें? आ रही है क्या दिक्कत? दिक्कत तो नहीं आ रही सर। अब करना क्या तेरे को छोटी छोटी चीजें करनी है। नंबर 1, तुझे भैया प्लान तैयार करना है तेरा, कि किस तरीके से तेरे को पढ़ना है। वो सबका प्लान अलग अलग होगा कि सर आप बता दो प्लान। बेटा मैं जो प्लान बताऊंगा वो मेरे हिसाब से होगा। तो सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, दिन में क्या एक्टिविटीज करता है, उसी हिसाब से बैलेंस कर। फालतू की चीजों को डिलीट कर दे लाइफ से, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की बात है। इन दिनों में अगर तूने खुद को रगड़ दिया ना, रगड़ के मेहनत कर दी, तो आगे तेरे मजे ही मजे हैं बेटा, आगे मजे मजे। वरना देख मैं सच बता रहा हूं, टाइम निकल जाएगा ना, जब टाइम निकल जाएगा ना, उसके बाद पछताने से कुछ भी नहीं होता, है ना। टाइम से सीखो आप, वो किसी का भी इंतजार
नहीं करता, सेम इसी तरह आपको भी किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की कि सर न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या करें इसके लिए? हमारा जो बोर्ड का लेवल है वो ये कहता है कि न्यूमेरिकल्स केवल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कैसे आएंगे? फॉर्मूला बेस्ड। तो सर मतलब अगर तेरे को सारे फॉर्मूलाज, वही वाला सीन निकल के आ गया, एक पेज में सब कुछ होना चाहिए, प्लस पीवाईक्यूज आपको करने हैं। पीवाईक्यूज करने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। जब तू पीवाईक्यूज देखेगा तुझे पता चलेगा कि अच्छा इस चैप्टर में से इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है ऑल्टरनेट, एक साल छोड़ के एक साल, या चेंज कर देता है वैल्यू, कुछ इस तरीके से पता चलेगा तेरे को। तो पता क्या चला भैया, एक तो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला शीट तैयार होनी चाहिए, नंबर 2 पीवाईक्यूज आपको निकालने ही हैं, उसमें कोई भी आप वो नहीं लगाओगे बहाना कि भैया कैसे क्या करना है। अब सुनो, पेपर किस तरीके से आने वाला है ना, 11th और 12th के बच्चों के लिए मेरे पास आएंगे बेटा 4 सेक्शन, ए बी सी और डी। अब सुन, सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे, कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का एमसीक्यू, टोटल कितने क्वेश्चन? 10, तो कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, तो सेक्शन बी में हमारे पास पूछेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें कुछ डेफिनेशंस पूछ लेता है, कुछ हल्के हल्के से सवाल पूछ लेता है, छोटी छोटी बातें करता है वो। ये कितने क्वेश्चंस आएंगे? 9 मार्क्स के, टोटल कितने हो गए? 18। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं आपके पास? 9, कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 27। और यहां बचे 5 इंटू 3 कितने बेटा? 15। अब मेरी बात सुनो, अगर आप एक बढ़िया स्ट्रेटजी, बढ़िया प्लानिंग पीवाईक्यू से एक बार देख करके चलते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई कि ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो वहां से भैया 15 मार्क्स आपके कवर हो जाने चाहिए। यहां पर नंबर नहीं कटने चाहिए किसी भी बच्चे के, यहां पर भी नंबर नहीं कटने चाहिए किसी भी बच्चे के। आगे बात समझ में? अब जो लड़ाई होती है, कुछ कुछ जो पेपर कहते हैं ना कभी कभी के घूम गया या क्या हो गया, वो सारा सीन यहां पर होगा बेटा, यहां पर वो कभी भी नहीं घुमाएगा। ये तीनों क्वेश्चंस आसान आएंगे, वो नहीं चाहता ना कि बच्चा फेल हो। समझ में आ गया? अब एक डाउट रहता है बच्चों को कि सर पेपर टफ आने वाला है या इजी आने वाला है ना, कि सर पेपर टफ आएगा या इजी आया। मुझे एक बात बता, टफ और इजी होता क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूं तुझसे। कुछ नहीं होता टफ और इजी, समझ रहा है? अगर मैं तुझसे पूछूं 2 + 2 कितने होते हैं, अगर तेरे को आता होगा तू बता देगा 4 होते हैं, तेरे लिए ये इजी हो गया। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा हुआ ही क्या है, उसको ये क्या लगने लगेगा? टफ लगने लगेगा। तो टफ और इजी भैया सबके हिसाब से अलग अलग है। कोई कह रहा है पेपर टफ है तो उसको कहने दो, बोल देना तेरे लिए होगा टफ, मेरे लिए आसान था। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ रहा है ना? टफ, मुझे एक बात बता, किताब से बाहर बना देगा क्या पेपर वो? अरे बुक्स से बाहर बना देगा क्या? और मैं कहता हूं फिजिक्स में बुक्स को इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखेगी हमारे बोर्ड लेवल के हिसाब से, क्योंकि वो बुक तो भैया नीट के लिए भी वही बुक है, आईआईटी के लिए भी वही बुक है। इसीलिए हमारे को तो केवल छोटी छोटी बातें पढ़नी है, जो बहुत सिंपल तरीके से चलना है। पेपर कोई आसान है ना टफ है, टफ होगा दूसरों के लिए, हमारे लिए कैसा है? ईजी है, और मैं कहता हूं बहुत ईजी है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव महसूस करना है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव महसूस करना है। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ थे और रहेंगे, चिंता करने की जरूरत। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बोलना मेरे को यार, कमेंट कर। पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है कि भाई बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन लेकर के। ओके, चलिए बाय।